गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वरुण। और आज मैं आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 8 जो कि मोशन है उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज मैं जो टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फर्स्ट हमारा होगा रेफरेंस पॉइंट। सेकंड जो टॉपिक है वो है हमारा रेस्ट एंड मोशन के बारे में। थर्ड जो टॉपिक है वो है हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। और जो फोर्थ टॉपिक होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट टॉपिक लेता हूँ, वो होता है रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? A reference point is a place or object used for comparison to determine if something is in rest or motion. तो ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट एक प्लेस है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम कंपेयर करके बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो ये कुछ भी हो सकता है, आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में कोई भी एक ऑब्जेक्ट या प्लेस जिससे आप कंपेयर करके बताओगे कि ये ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में या फिर रेस्ट में। जैसे कि मान लिया जाए कि कार है, कार जो मूव कर रही है, तो कार जब मूव कर रही है तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम उसको कंपेयर करते हैं बगल में खड़ी दूसरे कार से या फिर किसी ट्री से, तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो ये ट्री या फिर दूसरा कार जो है जिससे हम उसके पोजीशन को कंपेयर करते हैं वही कहलाता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? If an object does not change its position with time, it is said to be in rest. तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सेकंड टर्म इज मोशन। तो व्हाट इज मोशन? A body is said to be in motion if its position changes with time with respect to the observer. इट मीन्स क्या हुआ कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर रहा है, किसके साथ? समय के साथ। दोनों जो रेस्ट और मोशन है इसे हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? एक रेफरेंस पॉइंट के साथ। तो रेफरेंस पॉइंट के टर्म में ही हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में या फिर मोशन में कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बात आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं रहता। जैसे आप के घर में एक ट्री है तो आपको तो लगता हो कि वो तो हमेशा रुका हुआ है, हमेशा रेस्ट में है, लेकिन नहीं, क्योंकि आप उसको कंपेयर कर रहे हो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट के साथ। सपोज करो उसके बगल में जो ट्री है तो उससे यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो पोजीशन है वो उस ट्री से चेंज नहीं कर रहा है, कंपेयर करते हैं तो। लेकिन यदि हम उसे कंपेयर करते हैं आपके अर्थ के बाहर किसी प्लैनेट के साथ तो हम कह सकते हैं नहीं, उस प्लैनेट के कंसिडरेशन में इस ट्री का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं रहता है। फिर भी यदि हम अपने सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उससे कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में या फिर मोशन में है। यदि उस कंपेरिजन वाले ऑब्जेक्ट से उसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। यदि उसका पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके फ्रेंड्स, मैं सेकंड टॉपिक लेता हूँ, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन। A physical quantity which has only magnitude and no sense of direction is called scalar quantity, and a physical quantity which not only has magnitude but also a sense of direction is called vector quantity. तो इस डेफिनेशन में दो टर्म आते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी, और यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो जैसे हम लेते हैं सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है, तो मास में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर और एक यूनिट के साथ। सपोज 5 kg मैंगोज, तो 5 kg मैंगोज में कोई डायरेक्शन का सेंस नहीं हो रहा है, एक मैग्नीट्यूड है। हाँ, 5 किलो भारी आम हमारे पास है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। तो मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड है। और एक सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज मैं अपने घर से निकला और 500 मीटर नॉर्थ की ओर गया, तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैं 500 मीटर गया जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नॉर्थ में गया
जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, मैं थर्ड टॉपिक लेता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। And if an object covers unequal distances in equal interval of time, it is said to be in non-uniform motion. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे सपोज करो 5 सेकेंड्स का इंटरवल है, 5, 10, 15, 20, 25, इस तरह का ड्यूरेशन है जो कि इक्वल इंटरवल का है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इस इंटरवल में कवर कर रहा है, मान लिया जाए कि वो फर्स्ट इंटरवल में 5 मीटर, सेकेंड इंटरवल में फिर 5 मीटर, थर्ड इंटरवल में फिर 5 मीटर, इस तरह से डिस्टेंसेस को वो कवर कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि वो जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। और यदि हम मानते हैं कि ये जो ड्यूरेशन है, इसमें जो डिस्टेंसेस कवर किया जा रहा है वो इक्वल नहीं है, मान लेते हैं कि फर्स्ट ड्यूरेशन में वो 5 मीटर जाता है, सेकेंड ड्यूरेशन में 10 मीटर से, थर्ड ड्यूरेशन में मान लिया जाए कि वो 8 मीटर से, फोर्थ ड्यूरेशन में 20 मीटर से, तो इसमें क्या हो रहा है कि ड्यूरेशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन है समय का, उसमें वो जो डिस्टेंसेस कवर कर रहा है वो अनइक्वल है। तो चूंकि अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने जो टॉपिक्स को डिस्कस किया, आप उसे घर में रिवाइज कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thanks for watching.